नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सांगवान। आज बात करेंगे हम बीकेटी टायर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सेक्टर है, सबको लगता है कि ईवी में आगे फ्यूचर है। मैं भी कहता हूँ कि ईवी फ्यूचर है, लेकिन ये नहीं पता ना कि टाटा महिंद्रा अच्छा कौन सा करेगा। टाटा और महिंद्रा में से मारुति अच्छा करेगी, महिंद्रा अच्छा करेगा। हमें एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट रहता है कि इन्वेस्टमेंट कौन से शेयर में करें। तो मैं उनकी तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनकी भी हम आगे डिटेल एनालाइज वीडियो एक पोस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि चाहे टाटा की गाड़ियाँ चले या महिंद्रा की गाड़ियाँ चले या फिर मारुति चले या फिर कोई और भी XYZ कोई भी चले, वो टायर के बिना तो चलेगी नहीं। जब तक टायर लगेगा गाड़ी में, उसके बाद ही गाड़ी दौड़ेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि एक सेक्टर टायर के में इन्वेस्टमेंट अपनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऑटो सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो टायर सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक बार आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बीकेटी टायर के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 1987 में ऑफ हाईवे टायर बिजनेस के लिए हुई थी। इस कंपनी ने 30 सालों के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अर्थ मूविंग, बंदरगाह जो पोर्ट होते हैं, और खनन और बागवानी क्षेत्रों में सक्सेसफुली अपना ध्यान रखा है। इस कंपनी का जो वर्ल्ड प्रेजेंस है वो देख लेते हैं। कंपनी अमेरिका, यूरोप, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने नेटवर्क के माध्यम से 160 देशों से ज़्यादा में अपना माल बेचती है, अपने टायरों को बेचती है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 49% यूरोप से आता है, 23% इंडिया से और 15% अमेरिका से, 13% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। कंपनी के जो मेजर क्लाइंट हैं वो देख लेते हैं। न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, एजको, जेसीबी, कैट, स्काई, गोल्डनी, ट्रैक्टर, ट्रक और क्रेन और लोडर, माइनिंग जो हैंडलर होते हैं, एक्सेट्रा। ये कंपनी के मेजर क्लाइंट हैं। कंपनी है ना कि इनके टायर, ट्यूब्स सारे सब कुछ बनाने का काम करती है। और एक तरह से जितनी भी हैवी व्हीकल हैं, कमर्शियल व्हीकल हैं, ज़्यादातर उनके टायर बनाती है, उनके सेगमेंट में है ये कंपनी। ठीक है, और कंपनी का रेवेन्यू आपने देख लिया। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से 160 देशों से ज़्यादा में ये अपना माल सप्लाई करती है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 2099 रुपये का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,588 करोड़। स्टॉक की पी है 28 और ROC है 24 के करीब और ROE है 22। प्रमोटर की होल्डिंग 58% के करीब है। प्रमोटर की होल्डिंग कोई प्लेज नहीं है। कंपनी का जो डेट है 0.42% है। कंपनी की जो PEG रेशो है 1.70% है। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। पिछले साल सितंबर में जो कंपनी की जो सेल हुई थी वो हुई थी 2072 करोड़ की। अब की बार हुई है 2658 करोड़ की। पिछली बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का था, जो घट के काफ़ी कम हो गया, 16% हो गया। क्रूड ऑयल के जो रेट बढ़े हैं उसके कारण जो है 16% मार्जिन रह गया है, मार्जिन में कमी आई है। नेट प्रॉफिट पहले होता था 391 करोड़, अभी हुआ है 382 करोड़, तो प्रॉफिट में भी कमी होगी है। अब बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्च 2011 में 2130 करोड़ की सेल हुई थी और 2022 में अब की बार हुई है 9697 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 14% का था, बीच में हाईएस्ट 30% का गया, अब की बार 19% का मार्जिन रह गया है। नेट प्रॉफिट 195 करोड़ का था, अब की बार 1403 करोड़ का हुआ है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, CAGR अच्छी है और रिटर्न टू इक्विटी रेशो वो भी अच्छा है। ठीक है, कंपनी कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 58% है प्रमोटर की होल्डिंग। FIIs की होल्डिंग है पहले 11.5% थी और अब की बार लगभग 13% के करीब है। DIs की होल्डिंग पहले लगभग 18% थी, अभी भी 18.5% के करीब DIs की होल्डिंग है। लेकिन पिछले क्वार्टर से DIs ने एकदम छलांग मारी है। इसका रीजन भी देखेंगे कि इसने एकदम से किस ने DIs ने एंट्री ली है। पब्लिक की होल्डिंग पहले 12% थी, अभी 9% के करीब 10% से नीचे रह गई है। तो ये देख लेते हैं DIs ने किस ने माल खरीदा है। तो एक तो देख लेते हैं LIC ने माल खरीदा है, LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया ने, और फिर HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी माल खरीदा है। ठीक है, और उसके बाद कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने भी माल खरीदा है।
तो आप देख सकते हो माल खरीदते जा रहे हैं। सारी डिटेल मैं आपको देता जा रहा हूँ। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने भी यहाँ पे माल खरीदा है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है कि आपका अपना विश्वास बना सकते हो, तो क्योंकि DIG ने अपना माल एक ही क्वार्टर में अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ा लिया है। अब आखिर में बात आती है कि इस शेयर को किस रेट में खरीदना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, जो नए लोग हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। अगर ये 2000 के रेट में आए तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर 2000 के रेट में मिल जाए तो और भी अच्छा है। बाकी अगर आपको 2500 का शेयर आपको 2000 में 2100 में मिल रहा है तो आप ज़रूर लेना चाहिए। कम से कम आपका 15 से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 15% के करीब, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। थोड़ा सा ना ये गिरावट में इसलिए है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। अगर कंपनी का रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, अगर कॉस्टेज बढ़ जाएंगी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने में, तो वही चीज़ है कि ऑपरेटिंग जो मार्जिन है तो उसमें कमी आएगी और शेयर प्राइस डाउन होगा ही होगा। मैंने आपको दिखाया कि जो मार्जिन है वो कम होते जा रहे हैं। पिछली बार जैसे 30% के करीब थे, एक बार जैसे 2017 में, तो काफ़ी कम हो गए हैं मार्जिन, 19% के करीब रह गए हैं और क्वार्टरली 14% के करीब रह गए हैं। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नई एंट्री यहाँ से ले सकते हो, फ्रेश एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाड़ियाँ से कोई भी चलें टायर तो लगेंगे ही लगेंगे। थोड़ा सा क्रूड ऑयल अगर नीचे आ जाता है, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है कंपनी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्जिन पोस्ट करेगी। मैं देखता हूँ कि ये आने वाले 1 साल में ये 3032 रुपये के टारगेट आपको आराम से दिखा देगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी में, ठीक है। तो आप एंट्री ले सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप जल्दी देख पाएँ और जल्दी एक्शन ले पाओ और जल्दी करोड़पति अपना सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओ। तो हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ फ्रॉम विकास सांगवान।